Basically, आज what I will be doing is I will be discussing something called margins and padding, and then we will be try to create a simple website of this type, this type. ठीक है, तो ये एक सिंपल सी वेबसाइट होगी जिसका फिर हम इस्तेमाल करते हुए मार्जिन पैडिंग का इस्तेमाल करते हुए ये बेसिकली एक वेबसाइट जो होगी उसको हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आ जाते हैं मार्जिन पैडिंग क्या है. लेकिन मार्जिन पैडिंग से पहले लेट मी एक्सप्लेन समथिंग कॉल्ड अ बॉक्स मॉडल. नाउ व्हेन वी वर्क विद सीएसएस, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चरल thing that we need to keep in mind is known as a box model. Okay, और CSS में इस मॉडल को थोड़ा समझना बहुत लाजमी है. उसके बाद फिर हमें बाकी की सारी मार्जिन पैडिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यार वो चीज है क्या. क्योंकि CSS पे मेजरली डिजाइनिंग में इस्तेमाल होती है. जब हम डिजाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट है कि आप उसको कंटेंट को सही से लेआउट करो. बाय लेआउट वी मीन इस तरह से. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लेआउट का एग्जांपल है. ओके, जिसमें मेन्यूज बने हुए हैं. राइट साइड पे एक अलग मेन्यू आ गया, हेडर एक अलग आ गया, नीचे कंटेंट एरिया आ गया. फिर आगे मैंने अपनी वेबसाइट को 3 डिफरेंट कॉलम्स के अंदर ब्रेक किया, कार्ड्स बना दिए. ये लेआउट हो गया. HTML में हम सिर्फ स्ट्रक्चर करते हैं, यहां पे डिजाइनिंग आती है. डिजाइनिंग में फिर हमारे पास लेआउट भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. लेआउट को समझने के लिए CSS के अंदर एक प्राइमरी चीज है जिसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल. बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि वो कहता है कि भाईजान आपका CSS के अंदर जितना भी लेआउटिंग है वो इस बॉक्स मॉडल के तहत किया गया. ठीक, बॉक्स मॉडल से मकसद कि अज्यूमिंगली आपका कंटेंट है, ये टेक्स्ट आ गया, पैराग्राफ लिखा मैंने, टेक्स्ट लिखा, हेडिंग लिखी, कोई भी चीज आई, इमेज आई, लिंक आया, वगैरह वगैरह, कोई भी आपने HTML का टैग से डेटा डाला, इसको हम कहते हैं कंटेंट. मैंने कहा अच्छा ठीक. इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लेआउट की बात करते हैं तो ये कहता है कि यार इस कंटेंट के गिर्द 3 लेयर्स बनी हुई है. इसको बॉक्स मॉडल कहा जाता है. इस कंटेंट के गिर्द 3 लेयर्स बनी हुई है. उस लेयर्स के हिसाब से हम उस कंटेंट की पोजीशनिंग, उसकी स्पेसिंग वगैरह को कंट्रोल करते हैं. वो 3 लेयर्स कौन सी है कि यार अगर आपने एक सिंपल हेडिंग भी दी है, ठीक है, सिंपल हेडिंग हो, अब वो जरूरी नहीं कि सिर्फ हेडिंग हो, अगेन मैंने कहा कोई भी कंटेंट हो सकता है, चाहे हेडिंग हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे इमेज हो, चाहे लिंक हो, वगैरह वगैरह, कोई भी HTML का कंटेंट का टैग आएगा. एवरीथिंग व्हेन वी वर्क विद CSS उसके गिर्द वो 3 लेयर्स ऐड कर देता है. उस 3 लेयर्स को इकट्ठा वो बॉक्स मॉडल कहता है. इस बॉक्स मॉडल के तहत वो कहता है कि यार जब कंटेंट आएगा तो पहले उसके गिर्द एक चीज आती है, इसको हम कहते हैं पैडिंग. मींस कंटेंट के गिर्द जो एक स्पेस आता है कि जहां पे टेक्स्ट है उस टेक्स्ट से और उसके बॉर्डर तक एक स्पेस आ जाता है, उसको हम पैडिंग कहते हैं. उस पैडिंग से बाहर फिर एक बॉर्डर की लेयर आ जाती है जहां पे उसका बॉर्डर आ जाता है. तो वो बॉर्डर जब हम देंगे किसी भी टेक्स्ट का तो वो उसके गिर्द एक बॉर्डर हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है. उस बॉर्डर से ऊपर फिर एक और चीज आती है मार्जिन. अब ये 3 लेयर्स में स्पेसिंग और पोजीशनिंग को कंट्रोल किया गया है कि आपका कंटेंट किस स्पेस और पोजीशन के हिसाब से डील होगा. इन अदर वर्ड्स, मार्जिन एक प्रॉपर्टी है CSS के अंदर. प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से मतलब उसकी कुछ इंफॉर्मेशन होगी. इंफॉर्मेशन क्या है कि जहां पे आपका कंटेंट है और आपकी जो स्क्रीन की साइज है उसके और कंटेंट के दरमियान का स्पेस जो है हम मार्जिन कहते हैं. कंटेंट और उसके बॉर्डर, मतलब अगर स्क्रीन है मेरे पास तो स्क्रीन से अभी मैं वेब पेज, मतलब जो वेब पेज जैसे स्टार्ट हो रहा है तो ब्राउजर का जो बॉर्डर है, ब्राउजर का एज ए UI, उस बॉर्डर से लेकर मेरा जो कंटेंट स्टार्ट होगा उसके दरमियान का स्पेस, उसको हम कहते हैं मार्जिन. उसके दरमियान का स्पेस कि आपका टेक्स्ट शुरू कहां से हो. हमने कहा अच्छा ठीक है. फिर उस स्पेस को हमने कहा कि अच्छा अभी यहां पे हेडिंग आ गई. फिर उस हेडिंग के गिर्द एक और बॉर्डर दिया हुआ है, उस हेडिंग के गिर्द एक और एक लेयर बनाई गई है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर. तो यार आप इस अगर कंटेंट के गिर्द में बॉर्डर देना चाहूं, बैकग्राउंड बॉर्डर की हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद है CSS में, उसके थ्रू मैंने कहा अच्छा आप दे सकते हो बॉर्डर. तो वो बॉर्डर मार्जिन के स्पेस के बाद ऐड होता है. मैं भी एग्जाम्पल सारे करके दिखाता हूं, बात और वाज़ेह क्लियर हो जाएगी. मैंने कहा अच्छा ठीक. तो मार्जिन आपकी स्क्रीन या जो ब्राउजर का एज है, उस ब्राउजर के एज और आपका जो टेक्स्ट शुरू हो रहा है उसके दरमियान के स्पेस को हम कहते हैं. फिर जहां पे कंटेंट हेडिंग 1 जहां से स्टार्ट हो रही है ना, उस पिक्सल से एक बॉर्डर बन जाता है. जहां से हेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए उस पिक्सल के गिर्द एक बॉर्डर बन जाता है. ये एक और एडिशनल स्पेस है. क्यों स्पेस है? क्योंकि बॉर्डर की आप थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हो CSS के थ्रू. तो 1 पिक्सल होगा तो 1 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा, 5 करोगे तो 5 पिक्सल का बॉर्डर, मींस अब 5 पिक्सल का स्पेस आ गया. एक्सक्यूज मी. तो ये बॉर्डर का स्पेस एक अलग ऐड हो जाता है. फिर उस बॉर्डर और एक्चुअल जहां पे T लिखा होगा टेक्स्ट का, उस T के दरमियान का भी स्पेस आता है जिसको हम पैडिंग कहते हैं.
तो अगर ये कंटेंट हुआ तो इस कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान भी एक और स्पेस ऐड आता है, इसको हम कहते हैं पैडिंग। ये 3 मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स में स्पेसेस आ जाते हैं। ये बॉक्स मॉडल का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसका मैं एग्जांपल करा देता हूं थोड़ा सा, ताकि बात और वाज़ेह हो जाए कि यार क्या ना क्या चाह रहे हैं हम। तो फॉर एग्जांपल मैंने वही HTML से बिस्मिल्लाह किया, ठीक है, और /HTML से हमने इसको बंद किया, Ctrl+X किया, BSID पार्ट 3 में आ गए, मैं CSS टास्क वाले फोल्डर के अंदर गया, यहां पे मैंने कह दिया कि यार बॉक्स मॉडल .html करके फाइल को सेव कर दिया। हमने कहा बिस्मिल्लाह, हेड बना के हमने हेड को क्लोज किया, ठीक है, और नीचे आ गए, हमने यहाँ पे आके बना दी बॉडी अपनी, तो बॉडी आ गई। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने H1 करके हेडिंग डाली, दिस इज हेडिंग कंटेंट, तो हमने कह दिया जबरदस्त कहानी हुई। इसको हम लाइव व्यू को ऑन कर देते हैं और ये मेरे पास लाइव व्यू आ गया ब्राउजर का। इसको मैं उठा के इधर रख दिया ताकि ये चीज में थोड़ा सा इस तरीके से देख लें, तो हमारे पास हेडिंग कंटेंट आया। अब व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय मार्जिन, हेड, बॉर्डर और पैडिंग? उसकी सिर्फ स्पेसिंग को समझो कि हम इस स्पेसिंग, इन तीनों से एक्चुअली हम फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं कि वो चीज मुझे पेज के ऊपर कहां पे नजर आनी चाहिए। तो इस वक्त जब टेक्स्ट आया और अभी मैंने कोई CSS नहीं लगाई, तो यू कैन नोट कि देयर इज सम स्पेस बिफोर द टेक्स्ट एंड जो ब्राउजर का बॉर्डर है यहां पे थोड़ा सा हमें स्पेस नजर आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये स्पेस की कंट्रोलिंग आ रही है। अब यहां पे मैं हेड के अंदर ही आ जाते हैं और मैं इधर ही फिलहाल इंटरनल CSS को यूज कर रहा हूं, तो मैंने यहाँ पे कह दिया भाईजान स्टाइल का टैग लगाओ, इसको बंद किया और मैं यहाँ पे आ गया और मैंने यहाँ पे कह दिया कि यार एक बॉडी बनाओ, बॉर्डर क्लोज करो, तो अभी मैं बॉडी के आ गया। तो बॉडी बेसिकली मींस ये मेरा सेलेक्टर हुआ, मींस मैं बॉडी के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूं। यहां पे आने के बाद मैंने सबसे पहले यूज की मार्जिन, सिर्फ मार्जिन लिखा और मैंने 0px कर दिया। अब नोट करो स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया। मींस मैंने अपने वेब पेज को कहा कि मेरा वेब पेज जो बाय डिफॉल्ट पहले थोड़ा सा स्पेस के साथ स्टार्ट हो रहा था, अब वो स्पेस खत्म हो जाए, ठीक है। स्पेस आ रहा था, वो स्पेस खत्म हो गया, ओके। अब मैंने पेज को बता दिया कि मेरा पेज बिल्कुल 0 बॉर्डर से स्टार्ट हो, मिनिमम स्पेस तुम्हारे पास होना चाहिए। अभी भी हल्का सा हमें 2-3 पिक्सल्स का गैप नजर आ रहा है क्योंकि वो पैडिंग के हिसाब से डिफॉल्ट में एक स्पेस आ रहा होता है। वी ऑल नो हेडिंग जब भी हम यूज करते हैं तो एक डिफॉल्ट स्पेस जरूर ऐड होता है उसके, लेकिन क्योंकि अभी मैंने मार्जिन 0 कर दी तो ऊपर का स्पेस देखो उसने खत्म कर दिया। अगर मैं इसको उठा के खत्म कर देता हूं वापस, तो अब मैंने वापस हेडिंग सेलेक्ट की तो अब देखो उसने ऊपर का भी स्पेस बताया, नीचे का भी स्पेस बताया। ये इंडिकेटर है, ब्लू बार ब्रैकेट्स दे रहा है, HTML का से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। HTML सिर्फ क्या करता है, वो कहता है कि यार हेडिंग टैग है, हेडिंग के बाद मैंने थोड़ी स्पेस देनी है और हेडिंग से पहले थोड़ी स्पेस देनी है और टेक्स्ट शुरू होने से भी मैंने बीच में कुछ स्पेस देनी है। ये बाय डिफॉल्ट इसके फीचर में दिया हुआ है। ब्लॉक टैग जिसे हम कहते हैं, ब्लॉक टैग कहते हैं कि यार ये ब्लॉक है, मीन जितनी दफा आप हेडिंग यूज करोगे हर हेडिंग टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे स्टार्ट होगा। न्यू लाइन पे क्यों होगा? क्योंकि हर हेडिंग टैग के अंदर ये स्पेसेस बिल्ट इन दिए गए, हम इनको कंट्रोल करते हैं यूजिंग मार्जिन और पैडिंग। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन 0 कर दी तो ऊपर का स्पेस खत्म हो गया, बस। अब अगर मुझे इसको कंट्रोल करना है, मैं आ जाता हूं कि यार मैंने पहले बॉडी से 0 किया फॉर एग्जाम्पल से, अब मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 दे दी, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज। अब मैंने हेडिंग की मार्जिन पे आता हूं। जब मैं मार्जिन लिखूंगा तो एक्चुअली चारों ऑप्शंस आ जाते हैं, मार्जिन एज अ होल, मार्जिन टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, चारों ऑप्शन। आप चारों को अलग अलग कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मार्जिन टॉप उठा रहा हूं कि अब ऊपर से जो स्पेस है कितना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50px किया, तो अब व्हाट शुड हैपन, अब मेरा जो टेक्स्ट है वो 50 पिक्सल्स छोड़कर फिर स्टार्ट हो। तो ये पहली लेयर ऑफ स्पेसिंग आ गई कि जहां पे आप कंटेंट स्टार्ट करना चाह रहे हो उसके बाद 50 पिक्सल्स का गैप आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देते हैं टू मेक थिंग्स लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडिंग, कि मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जनाब, COLR कलर, और इसको हम कर देते हैं नाइस कलर कौन सा होगा, डार्क ग्रे कर देते हैं, ठीक है। तो आई लेट मी गिव अ डार्क ग्रे, ये चीज आ गई यहां पे। तो नाउ नोट करो कि मेरा कंटेंट जो स्टार्ट हो रहा है उससे पहले स्पेस आ गया। कंटेंट स्टार्ट होने से पहला जो स्पेस है उसको हम कहते हैं मार्जिन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास समथिंग कॉल्ड बॉर्डर, ठीक है। तो मैंने यहां पे बॉर्डर दे दिया, BORDR। अब बॉर्डर भी जब आप लिखते हो तो एक्चुअली बॉर्डर के भी 4-5 किस्म आ जाते हैं, ठीक है। इफ आई स्क्रॉल डाउन तो बॉर्डर लेफ्ट अलग है, बॉर्डर राइट अलग है, बॉर्डर टॉप आपको अलग मिलेगा, बॉर्डर बॉटम अलग मिलेगा। मींस कि मैं बॉर्डर ऊपर से सिर्फ देना चाह रहा हूं कंटेंट के, नीचे देना चाह रहा हूं, लेफ्ट पे देना चाह रहा हूं, राइट पे देना चाह रहा हूं। सिर्फ बॉर्डर लिखूंगा मैं तो बेसिकली वो चारों तरफ ऐड कर देगा। मैंने इसको कह दिया कि यार 1 पिक्सल का बॉर्डर ऐड कर दो, ठीक है। तो अब मेरे पास 1 पिक्सल का बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, आई थिंक इसको 5 पिक्सल कर लेते हैं। उप्स, बॉर्डर 5px, ठीक है। अभी भी क्यों नजर नहीं आया, अच्छा
बॉर्डर स्टाइल दिया नहीं है, स्टाइल डैश्ड, ये चीज आ गई, उप्स, ठीक है। तो मैंने बॉर्डर दे दिया, अब स्टाइल कर दिया कि भाई किस स्टाइल में बॉर्डर नजर आने चाहिए। अब मैं उसकी विड्थ और थिकनेस को 5 पिक्सेल्स में कर दूंगा। फिलहाल हमने बॉर्डर स्टाइल दे दिया कि यार इसके डॉट डैश्ड किस्म का बॉर्डर आना चाहिए। तो अब बॉर्डर भी कहां पर आया, जहां पे कंपोनेंट स्टार्ट हुआ है 50 पिक्सेल्स छोड़ने के बाद। तो मार्जिन इस कंटेंट के पहले स्टार्ट होती है, जहां पे कंटेंट है उसके पहले का स्पेस, उतना स्पेस छोड़कर फिर वो कंटेंट स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने के बाद भी उसमें एक एरिया छोड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं बॉर्डर का स्पेस, बॉर्डर का। तो ये बॉर्डर का स्पेस हमारे पास आ गया। फिर तीसरी इसमें जो स्पेस बॉक्स मॉडल में आता है वो है पैडिंग का हमारे पास, कि भाईजान पैडिंग भी दे दो। मैं कहता हूं पैडिंग टॉप को ही फिलहाल, क्योंकि मैंने मार्जिन भी टॉप से ली हुई है तो मैं पैडिंग भी टॉप कहता हूं। पैडिंग भी दरअसल स्पेस ही है, समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मार्जिन भी स्पेस ऐड करता है। बॉर्डर सिर्फ बॉर्डर आया था, लेकिन अगर आप थिकनेस दोगे तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर पैडिंग भी स्पेस ही है, लेकिन मार्जिन से कहां का स्पेस आ रहा है, पैडिंग से कहां का स्पेस आ रहा है, हम उसको जरा सिर्फ समझने की कर रहे हैं। मार्जिन ऑब्जेक्ट कंपोनेंट से पहले का स्पेस है, पैडिंग कंपोनेंट शुरू होने के बाद का स्पेस है। तो अब जब मैं इसको स्पेस दूंगा फॉर एग्जांपल 50 पिक्सेल्स, ठीक है, तो अब देखो ये जो स्पेस अब कौन सा आ गया, अब कंपोनेंट यहां से स्टार्ट हुआ है बॉर्डर से, उसके बाद 50 पिक्सेल्स का गैप दिया गया। हेंस अब शुरू में मुझे ये बॉर्डर के साथ स्पेस नजर आ रहा है, पहले ये स्पेस नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, पहले बॉर्डर उतना ही था जितना टेक्स्ट था। तो ये हुआ मार्जिन वाला स्पेस, बॉर्डर आ गया जो कंटेंट को, बॉर्डर को डिफाइन करता है। अब बॉर्डर सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूं कि यार कंटेंट के गिर्द एक बॉर्डर है, तो बॉर्डर से पता चलता है कि अच्छा यहां से कंटेंट स्टार्ट हुआ, बॉर्डर से हमें पता चलता है कि कंटेंट यहां से स्टार्ट हुआ। पैडिंग बॉर्डर के स्टार्ट होने के बाद का स्पेस है। एक्चुअल कंटेंट ये रहा, एक्चुअल कंटेंट ये रहा। अब ये आपका हेडिंग हो सकता है, आपकी इमेज हो सकती है, आपका एंकर टैग हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, टेबल आइटम्स हो सकते हैं, लिस्ट आइटम्स हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये तीनों चीजें सबके ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन इसकी स्पेसिंग को समझना हमारे लिए लाजमी है। इसी चीज को हम बॉक्स मॉडल कहते हैं कि वी हैव अ स्पेस बिटवीन एंड अराउंड एन कंपोनेंट। अब ये चारों तरफ हो सकता है, मैंने सिर्फ टॉप के हिसाब से कहा, हम चारों पे कंट्रोल करते हैं, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ठीक है। स्पेस कंपोनेंट से पहले मार्जिन, बॉर्डर आया, बॉर्डर मींस कि जहां से कंपोनेंट स्टार्ट हुआ, और फिर स्टार्ट होने के बाद का स्पेस हमारे पास कहलाता है पैडिंग। बस कॉन्सेप्ट इतना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये बिल्कुल कोने से स्टार्ट हो रहा है, मुझे कह रहा हूं यार थोड़ा सा पिक्सल स्टार्ट हो जाए आगे से, तो अब मुझे यहां पे देखना है कि क्या मैं मार्जिन ऐड करूं या मैं पैडिंग ऐड करूं। अगर मैंने मार्जिन ऐड कर दी तो फॉर एग्जांपल मार्जिन में कर देता हूं लेफ्ट, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं 40 px, तो मेरा कंपोनेंट यहां से खिसक जाएगा। अच्छा बात है। लेकिन अगर मैं यहां पे हेडिंग 2 दे देते हैं, चलें एक और, मैंने यहां पे पैराग्राफ डाल दिया, दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये अब पैराग्राफ देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल उस बॉर्डर से। क्यों? क्योंकि मैंने बॉडी की मार्जिन ऑलरेडी 0 की हुई है। बॉडी की मार्जिन का मतलब ये कि डिफॉल्ट मैंने बॉडी को क्योंकि 0 कर दिया, अब जितने भी कंपोनेंट्स बॉर्डरिंग में आएंगे उन सब की मार्जिन 0 हो जाएगी, क्योंकि बॉडी इज द पेरेंट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। बॉडी टैग पेरेंट है सबका, जितने भी टैग्स आ रहे हैं उसके अंदर ही आ रहे हैं, तो वो चाइल्ड आ रहे हैं। तो जब पेरेंट का बॉर्डर हमने 0 कर दिया तो ऑटोमेटिकली सारे चाइल्ड की डिफॉल्ट में बिल्कुल 0 थे, बिल्कुल बॉर्डर चिपका हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल कोने में चिपका आ रहा है। अब मुझे वही देखना है कि अच्छा अगर पैराग्राफ है तो मुझे पैराग्राफ शुरू कहां से करना चाहिए। अगर मैं हेडिंग को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पैराग्राफ यहां से हो रहा है, तो वही अब लेआउट के ऊपर आपकी डिजाइनिंग है। अब ऑल डिपेंड्स, अब ये सही या गलत की ऑप्शन नहीं है इसमें, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है ये तो है ही नहीं, ठीक है, ये अब आपकी डिजाइनिंग है। हो सकता है आपकी वेबसाइट ऐसे डिजाइन हो रही हो, ठीक है, हो सकता है आपकी वेबसाइट ऐसे डिजाइन हो रही हो, वो आपके ऊपर है। तो इसीलिए इसमें कोई सही या गलत वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैंने कहां से करना चाहिए कहां से नहीं करना चाहिए। जो चीज डिजाइनिंग में अच्छी लग रही है हम वो करते हैं। सिर्फ समझ में आना चाहिए कि अच्छा यार मार्जिन जब मैं ऐड करूंगा तो एक्चुअली ये कंपोनेंट को खिसका देगा पूरा का पूरा, उसका बॉर्डर भी वहां से खिसकेगा। मैं कह रहा हूं नहीं यार यहां से नहीं, ये भी ग्रे एरिया नजर आना चाहिए, लेकिन जो हेडिंग है ना वो थोड़ी सी खिसकी हुई होनी चाहिए। अब मैं मार्जिन को नहीं उठाऊंगा, अब मुझे यहां पे क्या करना होगा, पैडिंग को। अब मैं यहां पे पैडिंग और पैडिंग को लेफ्ट कर दूंगा कि यार पैडिंग लेफ्ट दो, वो 40 पिक्सेल्स करो और इस शहजादे को आप कमेंट कर दो, ठीक है, और इसको मैंने उठा के सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या हुआ कि वो मार्जिन 0 हो गई क्योंकि हमने बॉडी में 0 की हुई थी, बॉर्डर बिल्कुल स्क्रीन के साथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद का जो स्पेस आया ये पैडिंग का आया। अगर आप बॉर्डर भी नहीं देना चाह रहे, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, मैंने इसको भी कमेंट कर दिया। तो नाउ दिस इज माय लुक। अब मेरा जो
हेडिंग है या जो कंपोनेंट है, जो टेक्स्ट है, वो 40 पिक्सेल्स छोड़कर फिर स्टार्ट हो रहा है। अब ये अगेन मेरी मर्जी, कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है। पहली चीज कि हम क्या राइट करें, क्योंकि अब ये डिजाइनिंग में, आप कैसे डिजाइन कर रहे हो कंप्लीटली अप टू यू। लेकिन एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि अच्छा मार्जिन कंपोनेंट से पहले का स्पेस, पैडिंग कंपोनेंट के अंदर का स्पेस एक लिहाज से, कि कंपोनेंट यहां से स्टार्ट हुआ है और उसके अंदर का स्पेस कितना आना चाहिए। मुझे इसके नीचे भी स्पेस चाहिए तो मैं इसके फिर पैडिंग बॉटम कर दूंगा कि यार इसकी पैडिंग जो होगी फॉर एग्जांपल वो बॉटम में आ जाओ, टॉप में नहीं, BOTM बॉटम, और बॉटम में भी 40 पिक्सल्स ऐड कर दो। तो अब इसके नीचे 40 पिक्सल्स आए। मैं कह रहा हूं यार ऊपर का जो व्हाइट एरिया मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खत्म करना है। अब ये व्हाइट एरिया क्यों आ रहा है, तो मुझे अब ये कि मार्जिन और पैडिंग दो चीजें, कि मुझे अब इसका मतलब मार्जिन पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये 550 है, इसको हम 5 कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस 5 पिक्सल्स का छोड़ा, कंपोनेंट ऊपर से आया, बस तो कंपोनेंट ऊपर चला गया। इसी तर्ज पे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग और लेआउट्स को कंट्रोल करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट के गिर्द मुझे कितना स्पेस चाहिए, ऑब्जेक्ट शुरू कहां से हो और खत्म तो खैर जितना कंटेंट आएगा, शुरू कहां से होगा, ऊपर से कितना स्पेस रखना है शुरू होने के लिए, और अंदर में उसके कितना स्पेस रखना है। ये चीज हमारे पास बॉक्स मॉडल में आती है कि कंपोनेंट उसके अंदर का स्पेस, बॉर्डर आ गया मींस उसका फाइनल एज उसकी शुरू का स्पेस, तो बॉर्डर से पहले का स्पेस मार्जिन, बॉर्डर के अंदर का स्पेस पैडिंग। ये बॉक्स मॉडल है पूरा, इसमें ये चारों चीजें इस्तेमाल होती हैं। यही चीज फिर हम इससे कंट्रोल कर रहे हैं मार्जिन और पैडिंग से। मार्जिन टॉप आ जाएगी तो टॉप आ गया, बॉटम करेंगे तो बॉटम आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट आ गया, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट आ गया। आप चाहो तो इन चारों को इकट्ठा भी लिख सकते हो, मार्जिन दे दिया। सिर्फ मैं 25 पिक्सल लिख दूंगा, ये वाला सिंटेक्स भी करेक्ट है। इसका मतलब ये कि चारों तरफ 25 पिक्सल ऐड कर दो, तब भी ओके हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग बताना चाह रहे हो तो एक ही लाइन में, ये शॉर्ट हैंड कहलाता है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। मींस एक ही लाइन में अब ये चार वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, टिपिकली क्लॉकवाइज चलता है, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो अगर आप यहां पे आ जाए ठीक है, मैं यहां पे कह देता हूं कि यार मार्जिन जो होगी मेरे पास वो यहां पर आ जाए, तो टॉप से फॉर एग्जांपल 30 कर लेते हैं। ओके, फिर राइट से भी मैंने कह दिया 30 हो जाए, फिर लेफ्ट से भी मैंने नीचे से बॉटम से भी 30 कर दिया, और लेफ्ट से मैं 40 कर दिया। अब ये मेरे पास कंपोनेंट की पोजीशन आ गई। अब दिस बेसिकली मींस के टॉप से हुआ 30, अगर आपको लेफ्ट से भी 30 करना है या लेफ्ट से मैं 50 कर लेता हूं तो ये 50 हो जाएगा, मैं इसको 80 कर लेता हूं तो अब ये 80 पिक्सल्स का लेफ्ट से गैप हो गया। तो ये टॉप लेफ्ट फिर बॉटम, तो तीसरी वैल्यू बॉटम को रिप्रेजेंट करती है कि इस बॉर्डर के बाद के स्पेस कितना होना चाहिए। अगर इसको मैं उठा के 80 कर देता हूं तो देखो ये पैराग्राफ नीचे खिसकता जा रहा है, इसको 100 कर दिया पैराग्राफ खिसकता जा रहा है, इसको 140 कर दिया पैराग्राफ नीचे जा रहा है, 190 कर दिया पैराग्राफ नीचे। अब पैराग्राफ नीचे क्यों जा रहा है, अगर हमें ये समझ में नहीं आया कि यार पैराग्राफ नीचे क्यों गया, मैंने तो पैराग्राफ को छेड़ा ही नहीं, तो असल कहानी क्या है, मार्जिन और पैडिंग। बस कहीं ना कहीं मार्जिन और पैडिंग कहीं ज्यादा हो गई, गलती से नंबर टाइप हो गया, एक किया दूसरा पूरा लेआउट चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने हेडर के अंदर 190 कर दिया था गलती से। तो इसका मतलब ये कि इसके बॉर्डर के बाद इतना स्पेस उसको छोड़ना है, तो उसके बॉर्डर के बाद इतना स्पेस छूटकर आया, तो अगला जो कंपोनेंट आया वो यहां पर स्टार्ट होगा। इसको अगर हम और कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 कर दिया, इसके बाद 10 पिक्सल्स का गैप आएगा। फिर ये लेफ्ट रहा तो लेफ्ट से 40, इसको उठा के मैं 90 कर दूंगा तो लेफ्ट से भी 90। तो समटाइम्स वी यूज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जहां पे कंपोनेंट की बॉर्डरिंग हम करते हैं। अब ये पूरी डिजाइनिंग है, कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है। पहली चीज आपकी मर्जी है, एज अ डिजाइनर आपकी मर्जी कि आप वेबसाइट को कैसे डिजाइन कर रहे हो, कंप्लीटली अप टू यू कि हाउ यू आर बेसिकली स्ट्रक्चरिंग। ये सिंगल लाइन कहलाता है। अब इसमें मैंने px नहीं लिखा, लकीली अलाउड है, इसके बाद भी चल जाता है। अगर आप देना चाहे तो px पिक्सल के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, इतने पिक्सल्स का गैप छोड़ो, तो उतने पिक्सल्स का गैप छोड़ देते हैं। इसी तरीके से हम पैडिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से हमारे पास नीचे आ जाते हैं, पैडिंग आ गई, कंपोनेंट के अब अंदर का स्पेस, उस पे भी पैडिंग टॉप अलग है, राइट अलग है, बॉटम अलग है, लेफ्ट अलग है। टॉप पे कितनी हो, बॉटम में कितनी हो, राइट पे कितनी हो, लेफ्ट पे। आप चारों को अलग अलग बताओ, चारों को एज अ शॉर्ट हैंड करके एक ही साथ बताओ। जब एक साथ बताओगे तो जो चार वैल्यूज आएंगी उनकी सीक्वेंस वही क्लॉकवाइज, टॉप, फिर अगर मैं अपने हिसाब से क्लॉकवाइज यूं घुमा रहा हूं, आपके हिसाब से क्लॉकवाइज यूं, तो टॉप राइट बॉटम एंड फिर लेफ्ट। क्लॉकवाइज ध्यान में रखेंगे हम, घंटी के हिसाब से कि पहले ऊपर का करेगा,
फिर राइट पे जाएगा, फिर नीचे 6 बजे बॉटम, फिर यहाँ पे 9 बजे लेफ्ट हुआ। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ये 4 पैरामीटर्स उसके आ गए। पीएक्स इन्होंने दिया हुआ है बुक में, उसूलन है कि आप पीएक्स यूज करो। लकीली 4 वैल्यूज के अंदर वो पीएक्स अगर आप नहीं दोगे तब भी काम चल जाता है। तो ये पैडिंग हमारे पास आ गई। कंपोनेंट के शुरू का स्पेस मार्जिन, एंड का स्पेस पैडिंग, बस ये 2 कंपोनेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेआउट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि आपने विड्थ और हाइट आ जाती है। किसी भी कंपोनेंट की विड्थ और हाइट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, चाहे वो डिव हो, सेक्शंस हो, लेआउट्स हो, हम उसके कंट्रोल कर रहे होते हैं उसकी विड्थ और हाइट। ठीक है, मैं भी इनके एग्जांपल्स और कराता हूं आगे चल के। फॉर नाउ ये चीज समझ में आई बॉक्स की, हमने कह दिया जबरदस्त। अब आ जाते हैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, लेट्स जस्ट डिजाइन दिस। अब जो विड्थ और हाइट हम यूज करेंगे वो एक्चुअली इन कॉलम्स की यूज करेंगे। विड्थ का मतलब ये किसी भी कंपोनेंट की विड्थ चाहे वो इमेज हो, लिस्ट हो, टेबल हो, XYZ हो, ठीक, एवरी कंपोनेंट हैज दिस, क्योंकि हमने वही कहा था सीएसएस में बेसिकली आप किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो विड्थ और हाइट हमारे पास अप्लाई होती है। अब इसमें इसने 2 तरीके बताए, आप पिक्सल में बता सकते हो हाइट, इमेज है पिक्सल में कितनी हो, या परसेंटेज में भी बता सकते हैं कि जितना स्क्रीन का विजिबल साइज है उसकी 50% आप विड्थ कर दो। जितनी स्क्रीन की विजिबल साइज है उतनी 50% तुम इस कॉलम की विड्थ कर दो। तो मैं अगर इसको मैं लेट मी ट्राई के हेडिंग पे इस्तेमाल करने की, अगर यहां पर आ गया, ब्रैकेट्स में आ जाते हैं, ठीक है, और मैं इस हेडिंग की जो है ना फिलहाल ये चीज गायब कर देते हैं, मार्जिन इसको कमेंट कर देते हैं, ये नॉर्मल बन गई मार्जिन। अब मैं नीचे आके एक और मार्जिन लिखता हूं, और बल्कि मार्जिन नहीं विड्थ कर लेते हैं, WIDTH विड्थ, ठीक है, कॉलन दिया और मैं 20% स्क्रीन की कर दी। ठीक है, अब इवन ये हेडिंग हुई, हेडिंग के अंदर भी विड्थ आ गई, हालांकि विड्थ हम किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को एसोसिएट करते हैं। तो अब ये क्या हुआ, हेडिंग 1 एज ए कंपोनेंट हुआ, उसकी साइज मैंने फिक्स कर दी कि यार इस हेडिंग की मुझे साइज 20% चाहिए, तो ऑटोमेटिकली देखो उसने उसको रैप कर दिया 20% साइज ऑफ स्क्रीन। अगर अब ये छोटी स्क्रीन है, मैं लार्ज करूंगा तो स्क्रीन की 20% साइज ऑटोमेटिकली सेट हो गई। ठीक है, अब टेक्स्ट डिफरेंट हो गया। अब जैसे आप इसको मूव करते होगे तो देखो ये कंपोनेंट एडजस्ट हो रहा है, जितनी स्क्रीन उसको ब्राउजर की मिल रही है उसके 20% वो हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इन अदर वर्ड्स जिसको हम रिस्पॉन्सिव लफ्ज यूज करते हैं वो हो जाएगा कि आपकी स्क्रीन जितनी भी साइज मिलेगी उसका 20% इसको विड्थ मिल रही है। तो हम विड्थ किसी भी कंपोनेंट की सेट कर सकते हैं, सेम मैनर में हाइट कर सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर्स फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरराइड होकर उतनी विड्थ हमारे पास फिक्स हो जाएगी। क्योंकि विड्थ फिक्स कर दी तो अब वो विड्थ हमारे पास फिक्स आई। अब इसमें इंटेलिजेंटली वर्ड्स को ब्रेक नहीं करता, इसीलिए ओवरफ्लो कहलाता है। ये वाला जो इफेक्ट हुआ इसको सीएसएस की जबान में हम ओवरफ्लो करते हैं कि यार ये अपनी विड्थ से जब बढ़ गया कंटेंट उसका तो ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, जैसे नहीं पानी का जल जाता है हम ओवरफ्लो कहते हैं, सिंपल वही वर्ड हुआ। अभी इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो यहां पे वापस आए, ये विड्थ आ गई। इसी में इसने कहा आप विड्थ को करो, लेंथ को करो, इनिशियल कर दो, इनहेरिट कर दो। इनहेरिट का मतलब ये कि जितना उसके कंपोनेंट की हाइट आ रही है पेरेंट की, उतना ही चाइल्ड की हमारे पास विड्थ हो जाए। यूजुअली अगर बॉडी की विड्थ 100% है तो कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इनहेरिट उतने बॉडी के हिसाब से स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। ये हमारे पास हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी आ गई। इस तरीके से ये जितनी प्रॉपर्टीज हैं इनका बेसिक काम हमारे पास यही है। आउटलाइन भी बॉर्डर की तरह से काम करता है, कंपोनेंट के गिर्द हमारे पास बॉर्डर ऐड करता है। ओके, तो मेजर जो चीज सीएसएस के दिमाग में रखनी है, बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बाकी बॉक्स मॉडल को ध्यान में रखना है कि यार स्पेसिंग ऐड हो रही है। फाइनली इसमें आखिरी की जो एक चीज हमारे पास ऐड होती है साइजिंग के हिसाब से, वो है डिस्प्ले एंड पोजीशन, ये 2 चीजें। ठीक है, मैं डिस्प्ले को अभी थोड़ा सा समझा देता हूं और पोजीशनिंग में आगे कराऊंगा क्योंकि इसमें फिर कुछ एग्जांपल्स और आएंगे जो बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, ये 4 समझो एक लिहाज से क्या सीएसएस में कहीं भी आप जाओगे, बाकी सब चीजें एक साइड पे, मार्जिन, पैडिंग, डिस्प्ले और पोजीशन। डिस्प्ले मैंने अभी कहा जैसे हेडिंग हम ऐड करते हैं, एवरी टाइम वी ऐड अ हेडिंग ऑटोमेटिकली देयर इज अ न्यू लाइन एडेड इन सीएसएस, इन एचटीएमएल। ये एक चीज उसका रूल डिफाइंड है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक मॉडल। पैराग्राफ, वेरेवर आई ऐड अ पैराग्राफ, ऑटोमेटिकली पैराग्राफ के बाद न्यू लाइन ऐड हो जाएगी। पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड होगा और पैराग्राफ टैग हमेशा न्यू लाइन पर ऐड होता है। ये एक स्टैंडर्ड बिल्ट इन दिया हुआ है। इस बिहेवियर को हम कहते हैं ब्लॉक बिहेवियर। दिस इज नोन एज अ ब्लॉक कोड्स। ये वो ब्लॉक टैग्स हैं कि भाईजान जब भी ये टैग्स यूज करोगे, इन टैग्स से पहले स्पेस आ जाएगा, न्यू लाइन ऐड होके स्पेस आ जाएगी। पैराग्राफ, हेडिंग्स 1 2 3 4 5 6 ये इनके मखसूस प्रॉपर्टीज है। लेकिन जब मैं बोल्ड करता हूं
तो रिमेंबर बोल्ड भी एक टैग है, बोल्ड हमने यूज किया था लेकिन उसमें स्पेस ऐड नहीं हुआ था, इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया था, इनमें स्पेस ऐड नहीं हुआ। लिस्ट आइटम में न्यू लाइन आ जाती है लेकिन स्पेस ऐड नहीं होता। न्यू लाइन हम लिस्ट आइटम अनऑर्डर्ड लिस्ट में गए तो लिस्ट आइटम ऐड किया, ऑटोमेटिकली नई लिस्ट आइटम आ गई, लेकिन उसमें न्यू लाइन आती है, स्पेस नहीं आता, तो वो भी ब्लॉक का एक एग्जांपल बना। कुछ कोड ऐसे हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, उसमें आप जितनी दफा यूज करोगे, एंकर टैग हुआ तो वो टेक्स्ट के साथ ही एक ही लाइन में 10 दफा लिखोगे, वो 10 दफा एक ही लाइन में आ जाएगी, क्योंकि उसमें न्यू लाइन ऐड नहीं होती, शुरू में और आखिर में स्पेस ऐड नहीं होता। तो ये इनलाइन कहलाते हैं और कुछ टैग ऐसे हैं जो ब्लॉक कहलाते हैं। अब हम इनको ओवरराइड कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि हेडिंग के बाद मुझे बेसिकली क्या करना है, न्यू लाइन ऐड ना हो तो मैं हेडिंग को सीएसएस के थ्रू इनलाइन कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से कहीं कहीं पे मुझे लाइन ऐड करनी होती है, जैसे डिव है, मैं चाह रहा हूं कि अब ये डिव अलग से मेरे पास न्यू लाइन पे नजर आए, तो डिव बेसिकली एक एम्प्टी ब्लॉक होता है, उसकी फिलहाल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती बेसिकली, उसको हम सीएसएस से कंट्रोल करते हैं। अब मुझे देखना होता है कि मुझे वो ब्लॉक कहां पे रखना है, इनलाइन करना है कि ब्लॉक करना के उसको रखना होता है, तो वहां पे फिर मैं उसके ब्लॉक का कोड दे रहा होता हूं। ओके, ये दो इसके मेजर पैरामीटर्स हमारे पास आ जाते हैं डिस्प्ले के हवाले से। अगेन इनफ टॉक, लेट्स जस्ट मूव टू दिस थिंग कि नाउ आई वांट टू क्रिएट दिस वेबसाइट। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी हमने पढ़े सीएसएस की, थोड़ा डिजाइनिंग के, स्टाइलिंग के, उनका इस्तेमाल करते हुए, हेलो हाँ मैडम, मां क्लास में मां को 10 मिनट ॾियो, क्लास खत्म थियण वारी आहे, मां अचां थो, ठीक है, मां वेट कयां, अचां थो, ठीक है। तो अब इसको वेरी क्विकली हम डिजाइन कर लेते हैं कि यार ये मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, इसके लिए मुझे क्या हरकत करनी पड़ेगी। हमने कह दिया ठीक है भैया, आ जाते हैं हमारे ब्रैकेट्स के अंदर। अगेन इसको सेव करके एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल बनाई, इसमें भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए हमने पहले HTML शुरू किया, /HTML का कोड हमने किया बंद। हमने कहा बहुत अच्छी बात भाईजान, हेड दिया भाई और हेड को भी हमने किया बंद। हमने कहा और भी अच्छी बात, बॉडी बनाई और हमने कहा भाईजान बॉडी को भी बंद कर देते हैं। हमने कहा ये और भी अच्छी कहानी कर दी आपने। यहाँ पे चले गए CSS के टास्क में गए और मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल वेब PRJ1 वेब प्रोजेक्ट 1 अंडरस्कोर सिंपल वेबसाइट, अरे कंट्रोल शिफ्ट, ठीक, .html लगाना सी भूल गए से, तो .html लगा देते हैं ताकि ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। हमने कह दिया बहुत अच्छी बात। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, मैं इसके अंदर पहले बना लेता हूं div टैग, ठीक है। तो हमने एक div बना दिया। ओके, अब ये div क्यों बनाया, क्योंकि मैंने पहले कहा था div बेसिकली एक एम्प्टी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। div जब हम यूज करते हैं तो एक एम्प्टी ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस div के अंदर मैंने हेडिंग डाल दी H1 वेलकम टू BSIT क्लास प्रोजेक्ट, ठीक है, सिंपल वेबसाइट। तो मेरे पास ये सिंपल वेबसाइट का पहला कोड आ जाएगा। हमने कह दिया अच्छी बात हो गई, तो ये पहला स्ट्रक्चर बना। तो ये पहला हमारे पास एक डिव बनाया और डिव के अंदर मैंने हेडिंग अलग कर दी। अब डिव बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी अब स्टाइलिंग है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे। नाउ दिस इज समटाइम्स सबसे कंफ्यूजिंग चीज HTML या वेब प्रोग्रामिंग के अंदर ही आती है कि यार सही तरीका क्या है, क्या हर दफे मुझे डिव बनाना लाजमी है? नहीं, डिव बनाना चाहिए, रेकमेंडेड है। कंट्रोल आता है ब्लॉक बना के आप हर चीज को अलग करके रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अक्सर कोडिंग के अंदर डेवलपर्स नाउ प्रेफर कि भाई आप इस तरह से एक और डिव बनाओ और अब इस डिव के अंदर मैं नेविगेशन रख दूंगा। तो यहां पे मैंने कमी दे दिया नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया इसमें, ये मेरा नेविगेशन मेन्यू इसमें आ जाएगा। इसके अंदर मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, अब मेरी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। लास्ट टाइम हमने एक टेबल बनाई थी, उसके अंदर मेन्यू आइटम रखे थे। अब की बार मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी। ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट का एक एडवांटेज ये भी मिलता है कि आगे चल के अगर आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐड करने हैं तभी फिर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हमने कह दिया सही बात है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे पता है कि मुझे एक लिस्ट आइटम ऐड करना पड़ेगा, तो ये पहला लिस्ट आइटम आ गया। इस लिस्ट आइटम के अंदर मैंने एंकर का टैग ऐड कर दिया और इसमें हमने h रेफरेंस दे दिया, फॉर एग्जाम्पल फिलहाल हैश दे दिया, नाम मैंने इसका होम कर दिया। ओके, तो एज ए लिस्ट आइटम मैंने पहला अपना आइटम ऐड कर दिया। हमने कह दिया अच्छी बात हो गई। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, 4 लिंक्स दे दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे इसको बंद हो जाए, यहां पे मैंने नाम दे दिया क्लास का, यहां पे मैंने दे दिया कोर्सेज का,
यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया हमारे पास फॉर एग्जांपल AWS असाइनमेंट्स का, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया रिजल्ट्स का वगैरह वगैरह। तो मेरे पास 4 रिजल्ट्स के लिंक्स बन गए। हमने कह दिया यार सही हो गई कहानी भाई, अब क्या करना है? अब हमने इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है और डिजाइनिंग करनी है। उसके बाद फिर मैं बाकी के जो डिव होगा उस पर जाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैंने नेवी हेडर बनाया था इसके ऊपर आ जाते हैं। यहां पे आने के बाद मैंने दे दिया हेडर डिव, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये पता चल गया कि मेरे पास हेडर आ गया। कमेंट देना लाजमी नहीं है, लेकिन अब आप क्योंकि डिव बना रहे हैं तो आपको सेक्शंस को समझना आसान हो जाएगा। अच्छा यार यहाँ पे हेडर आ गया, ये मेरे पास नेविगेशन, हमने कह दिया सही हुआ। कंट्रोल एस करके सेव किया, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बनाई, और यहाँ पे मैं कर दूंगा अब एक और टैग यूज कर रहा हूँ बॉडी का, सॉरी BODY, बॉडी बनाई। इसको किया इधर मार्जिन हम डाल देंगे MARGIN:0PX, ठीक है। और जहां पे मैंने इसको सेव किया था उसी फोल्डर में चले गए और मैंने इसका नाम दे दिया web prj1css.css, ठीक है। नाम में कोई भी दिया जा सकता है, यूजली स्टाइल लिखा जाता है, डिजाइन लिखा जाता है। मैं जिस फाइल से ले रहा हूं ताकि हम आगे टास्क करते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि यार किस फाइल में ले रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको .css लगाना लाजमी है, तो हमने CSS लगा के सेव करा दिया। वापस वेब प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, हेड में चले गए, हेड में जाके मुझे इसके साथ लिंक का टैग देना था, हमने लिंक का टैग दिया। लिंक क्यों दिया? क्योंकि अभी मैंने एक्सटर्नल CSS यूज किया, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। एक्सटर्नल CSS है, मीन CSS हमने अलग फाइल में रखी है, अब उसको मुझे इंटीग्रेट करना है मेन कोड के अंदर। मैं इंटरनल भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं CSS अलग रखना चाह रहा हूं, तो हमने लिंक बनाया। इसका रिलेशन क्या बैठेगा? मैंने कहा यार ये तो स्टाइल शीट है, इसकी टाइप क्या होगी? तो हमने कहा ये text/CSS है। ये एज अ मेटा डेटा के तौर पे काम करते हैं, ब्राउजर को बताते हैं कि जो चीज आप यूज करने जा रहे हो उसका पर्पस क्या है। एच रेफरेंस दिया इज इक्वल्स टू सॉरी नॉट बॉक्स मॉडल, और हम इसमें वेब प्रोजेक्ट CSS को एच रेफरेंस के साथ इंक्लूड करा दिया, टैग क्लोज किया। लिंक टैग सिंगल टैग कहलाता है, कोई एंडिंग टैग नहीं है। ये टैग हमने बंद किया तो हमारे पास डिजाइनिंग हो गई, शुरू की स्पेसिंग खत्म हो गई। हमने कह दिया यार ये चीज सब फर्स्ट क्लास हो गई। अब आ जाते हैं इसकी CSS के ऊपर, ठीक है। इसके मैंने रेफरेंस नोट्स बनाए हुए हैं और आगे के जो 3 प्रोजेक्ट्स और हैं उनके मैंने नोट्स बना दिए, ठीक है। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट आउट फर्स्ट, ठीक है। ये पहले खुद से करें, फिर उसके बाद कोड याद करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो याद नहीं बैठती, मुझे भी याद नहीं बैठती, फिर हम एक्सपेरिमेंट्स करते जाते हैं। तो फिर ये ना हो कि सर आपने जो किया था वो मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं ये मैनुअल बनाया हुआ है ये वाला, जैसे इसके अंदर ये मैंने HTML का कोड भी लिख दिया है एंड CSS का भी लिख दिया है। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको फिर आगे प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आ जाते हैं हम अपने ब्राउजर के अंदर, सॉरी कोड के अंदर। यहाँ पे चले गए, उप्स, कंट्रोल S, यहाँ पे चले गए, और अब यहाँ पे जो मैंने नेविगेशन बनाया था हेडर का, इधर मैंने क्लास दे दी, इसका नाम मैंने दे दिया हेडर, ठीक है। मैंने जो ये वाला डिव बनाया था इस डिव के अंदर चले गए, इसकी मैंने क्लास बना दी navbar करके, मेरी मर्जी। क्लास क्यों बनाया? ताकि अब मैं इस डिव को पहचान सकूं CSS के अंदर कि ये किस तरह का डिव है। ये मैंने डिव बना दिया ताकि मुझे पता चले कि यार ये नेविगेशन का डिव होगा। मैं अब CSS जब यूज करूंगा तो navbar की क्लास का इस्तेमाल करूंगा तो navbar का कोड आ जाएगा, हेडर को यूज करूंगा तो हेडर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसको किया कंट्रोल S, वेब के अंदर चले गए, यहां पे जाके लिखेंगे div.header, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यार एक डिव बनाया हुआ है, डॉट हेडर उसकी क्लास का नाम है। तो एक डिव है, डिव डॉट हेडर दिया, डिव का मतलब सेलेक्टर हुआ, डॉट क्लास का नेम यूज कर रहा है, तो डिव डॉट हेडर में जाओ। अब इसकी मुझे डिजाइनिंग करो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम आ जाते हैं बैकग्राउंड कलर पे, कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल डार्क ग्रे करना है, तो मैंने डार्क ग्रे कर दिया, मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया। अब फिर वही मार्जिन और पैडिंग, क्या आप इसको बॉर्डर को बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हो कि आगे से? फॉर एग्जाम्पल मैं मार्जिन दे रहा हूं, ठीक है, और मैंने कर दिया 20px, तो ये 20 पिक्सल्स चारों तरफ से छोड़कर आ जाएगा। मैंने कह दिया नहीं यार ये मुझे 20 नहीं आ रहा, लेट मी जस्ट गिव इट 5 पिक्सल्स, तो थोड़ा सा स्पेस आ जाए। या समटाइम्स आप चाह रहे हो कि बिल्कुल 0 रहे, बिल्कुल स्पेस ना हो, लेकिन मैं कंपोनेंट में आके अब पैडिंग दूंगा। पैडिंग दिया और मैंने कहा कि पैडिंग भी जो टॉप से होगी वो आप कर दो फॉर एग्जाम्पल 150 पिक्सल, तो बहुत ज्यादा हो गई। मैंने कहा इतना नहीं करो, जज्बाती नहीं हो, 50 पिक्सल्स कर देते हैं। ऊपर से थोड़ा सा स्पेस आ गया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा बॉर्डर हमें बड़ा नजर आ जाए। फिर इसमें मुझे फॉर एग्जाम्पल अलाइनमेंट करनी है, तो हम एक टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर कर देंगे,
ताकि ये टेक्स्ट सेंटर में मुझे हेडिंग नजर आ जाए। ऊपर से थोड़ा स्पेस आ गया, मेरे पास आ गया। टेक्स्ट का कलर क्या चेंज करना है, तो मैंने कलर में आ जाएंगे। दिस कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल लाइट, मैं ब्लू कर देता हूं तो लाइट ब्लू हो जाएगा। आई थिंक लाइट ग्रे कर लेते हैं या वाइट कर लेते हैं, इसका सिंपली रेड कर दें, चले मेरी जान, इसका रेड कर देते हैं बस, ठीक है। उप्स, तो ये रेड कलर हमारे पास हो गया। ये हमारे पास हेडिंग्स बन गई, सीधा होगी कहानी। फिर मैं आ जाऊंगा दोबारा, डिव डॉट लगाया और अब मैं नेव बार में चला गया कि यार भाईजान अब तुम्हारे पास जो नेविगेशन बार है इसकी कोडिंग कर देते हैं हम, ठीक है। अब सबसे पहली चीज इसमें करेंगे ये फुल स्टॉप्स गायब करने मुझे। एक्सक्यूज मी। इसमें एक हमारे पास चीज है लिस्ट स्टाइल की, ठीक है। लिस्ट क्या टैग्स है, लिस्ट लिखा तो लिस्ट स्टाइल आ गया। लिस्ट स्टाइल को मैं कर दूंगा नन, ठीक है। जैसे लिस्ट स्टाइल नन करेंगे तो उम्मीद ये थी कि ये चीज यहां से गायब हो जानी चाहिए। नेव बार क्लास, ये क्यों गायब नहीं हुआ? यार ऐसा नहीं करो, इसमें क्लास कहीं और लगाई थी क्या? टॉप, अच्छा सॉरी, ये इसीलिए नोट्स लेकर आया था कि गलती ना हो, भूल जाते हैं। एक्चुअली ये लिस्ट इस पे लगेगा क्योंकि हमने डिव पे लगाया, तो डिव इज नॉट अ लिस्ट, ठीक है। डिव इज नॉट अ लिस्ट। वेब प्रोजेक्ट में गए तो मैंने लिस्ट स्टाइल लगाया, तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो लिस्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो ये वो कह रहा है कि यार आपने लिस्ट की नन करना चाह रहे हो, लेकिन ये तो नेविगेशन डिव है, डिव के अंदर तो कोई लिस्ट है ही नहीं, तो इसीलिए उसने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। एक्चुअली मुझे करना क्या था कि मैंने क्लास यहाँ पे बनाई और इधर मैं आ जाता हूँ, नेव कर देते हैं इसका नाम, मेन्यू कर लेते हैं इसका नाम, ठीक है। तो ये मेरे पास मेन्यू आ गया, ओके। अब मैं यहाँ पे आके इसको कह दूंगा कि यार एक काम ये करो कि भाईजान, एक होगा तुम्हारे पास यूएल और उसके अंदर होगा तुम्हारे पास मेन्यू, MENU मेन्यू। अब वो बटन गायब हो गए, ठीक है। अब अगेन सॉरी, हमने क्या किया कि मैंने यूएल लिखा, अनऑर्डर्ड लिस्ट डॉट मेन्यू का हमने क्लास दी। क्यों? क्योंकि मैंने कोड में जाके जो यूएल बनाया था अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगेन अब ये कोई राइट और रॉन्ग तरीका नहीं है, इन अदर वर्ड्स कि आप जरूरी नहीं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बनाओ, मैं डायरेक्ट एंकर टैग्स भी बना सकता था, मेरी मर्जी, ठीक है। मैं डायरेक्ट एंकर टैग्स भी बना सकता था, उसके अंदर भी हम कंट्रोलिंग सेम कर सकते हैं। लेकिन समटाइम्स लिस्ट आइटम बनाने से हमें थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सही मिल जाता है। देन फिर इसमें मैं ड्रॉप डाउन आगे ऐड करूंगा, तो एक लिस्ट पे क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें लिस्ट आइटम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक। एक हमने डिव बनाया, उसका नाम दे दिया नेव बार, यूएल बनाया, मेन्यू उसका नाम दे दिया क्लास बना के। पहले पे क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि डिव के अंदर कोई डिव इज अ डिव टैग, उसके अंदर लिस्ट आइटम का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके लिए हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाना पड़ा था, उसकी प्रॉपर्टी बतानी पड़ी थी कि भाईजान ये चीज हम गायब कर दो, तो उसने उसको गायब कर दिया। फिर इसकी जो मार्जिन है वो मैं उठा के इसको भी 0 कर दूंगा कि यार इसकी जो मार्जिन को 0 पिक्सेल्स कर दो, और फिर पैडिंग फॉर एग्जाम्पल अगर है तो उसको भी हम 0 कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग देखो, इसकी जब हम 0 की दोनों की, तो बेसिकली लिस्ट हमारे पास खत्म हो गई। बाय डिफॉल्ट कंट्रोल, इसको अगर हम कमेंट कर दें तो इसमें ऑटोमेटिकली लिस्ट के अंदर मार्जिन ऐड की हुई है। यही वजह है कि वर्ड में भी हम जाए तो जब भी लिस्ट ऐड करते हैं तो टैब ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट में पैडिंग इसके अंदर ऐड की हुई होती है हमारे पास, तो हम चाह रहे हैं वो दोनों खत्म हो जाए, तो 0 कर दी तो दोनों हमारे पास 0 होके खत्म होकर आ गए, ओके। हमने कह दिया सही है। अब ये वही रही CSS की डिजाइनिंग का एस्पेक्ट्स कि हम आहिस्ते आहिस्ते कंपोनेंट्स को कस्टमाइज करते जा रहे हैं और अपने हिसाब से बता रहे हैं कि भाईजान तुम्हारे पास क्या चीज होनी चाहिए। मैं इसका फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, तो मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया $33 कर देते हैं, तो ये ब्लैक कलर के हमारे पास कंपोनेंट्स बनकर आ गए। मैंने कह दिया ये भी अच्छा हो गया। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे चले जाते हैं डिव के अंदर, और डॉट हमने नेव बार बनाया था, ठीक है। उसको हम जाके कह देते हैं तुम्हारे पास जो फ्लोट वैल्यू है उसको लेफ्ट कर दो, ठीक है। उप्स, फ्लोटिंग वैल्यू लेफ्ट कर दो। फ्लोटिंग वैल्यू हमारे पास क्या करेगी, अगर हमने इसको वैसे हाइड कर देते हैं तो ये पूरा ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। एवरी लिस्ट आइटम इज ऑक्यूपाइंग एन एंटायर परसेंटेज विड्थ 100% समझो की हुई है। तो जब हम फ्लोट यूज करते हैं तो फ्लोट से बेसिकली इज अ प्रॉपर्टी के आपका कंपोनेंट डिव वाला जो है वो स्क्रीन के किस पोजीशन पर हो, इन अदर वर्ड्स अलाइनमेंट के हिसाब से। तो हम कह देंगे जितना सेक्शंस हैं उसको सिर्फ स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर रखो, तो जो स्क्रीन कंपोनेंट्स आ गए वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन के हमारे पास लेफ्ट में चले गए।
तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी बाकी की राइट अलाइनमेंट खत्म हो गई, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो सब के सब यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास स्पेस आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे इसकी मेजर दूसरी जो डिजाइनिंग करनी है, मैं इसको कह दूंगा कि यार लिस्ट में जाओ, यहाँ पे एक तुम्हें मेन्यू मिलेगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में चले गए, उसने कहा ठीक। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाने के बाद तुम चले जाओ मेन्यू के अंदर, उसने कहा मेन्यू के अंदर चला गया। मेन्यू के अंदर तुम लिस्ट आइटम में जाओ और एंकर में जाओ। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्टर्स को डिफरेंट कर दिया। अब हमने क्या किया कि मैंने डायरेक्टली सब आइटम्स को रेफर किया। मैंने उसको कहा कि यार यूएल में जाओ, डॉट मेन्यू, उस यूएल में जिसका क्लास का नाम मेन्यू हो। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके अंदर स्पेस ऐड किया और लिस्ट आइटम ऐड कर दिया। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाओ, मैंने कहा चले गए। उसने कहा लिस्ट आइटम में जाओ, उसने कहा हम चले गए। फिर स्पेस, अब उसके एंकर टैग को जाके खत्म करो, क्योंकि मेरे पास ये जो चीज है वो नेव बार, डिव के अंदर मेन्यू बार, मेन्यू के अंदर लिस्ट आइटम बार, लिस्ट बार के अंदर मैंने एंकर यूज किया। ठीक है, तो अब डिव आया, डिव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट आई तो हायरार्की बनी। फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम आया, एक और हायरार्की बनी। फिर लिस्ट आइटम के अंदर एंकर टैग आया तो एक और हमारे पास एंकर बनी। ये अब एंकर को डायरेक्टली रेफर करने के लिए या बेहतर तरीके से रेफर करने के लिए सीएसएस में एक और चीज हमने यहां पे ऐड कर दी। ये एक और तरीका आ गया कि आप यूएल में जाओ जिसका नाम मेन्यू हो, उसके अंदर लिस्ट आइटम में जाओ, स्पेस एंकर टैग में जाओ। अब इस एंकर टैग को हम कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस एंकर टैग को मैं कह दूंगा कि इसका जो कलर होगा टेक्स्ट का वो व्हाइट कर दो पहले, तो वो टेक्स्ट कलर हमारे पास व्हाइट हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगी हमारे पास वो तुम नन कर दो, उसने कह दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। डिस्प्ले टाइप जो इसका हमारे पास आएगा उसको हम कह देंगे कि तुम ब्लॉक कर दो, तो ये ब्लॉक्स में पूरा कोड हमारे पास हो जाएगा, मींस ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर में आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो आप सेंटर कर दो, तो टेक्स्ट हर किसी का सेंटर पर आ गया। मैंने कह दिया ये भी अच्छा हो गया। उसके बाद असल चीज है इसकी पैडिंग, तो पैडिंग को हम कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल पैडिंग में कह देता हूं कि 12 पिक्सल्स की हो जाए, तो एवरी कंपोनेंट हमारे पास 12 पिक्सल्स का आ जाएगा। तो ये बटन मेन्यूज बनना हमारे पास स्टार्ट हो गया। अब वो बटन की सूरत में पूरा कंपोनेंट आ गया। तो अब मैंने क्या किया, पहले कलर चेंज किया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया। टेक्स्ट डेकोरेशन कल भी बताया था कि अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक वगैरह नन कर दें, इसे मतलब इसके अंडरलाइन सब खत्म कर दो, अंडरलाइन वगैरह सब खत्म हो गई। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया ताकि न्यू लाइन पे पूरा ब्लॉक की सूरत में कोड आ जाए। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दी कि उस ब्लॉक का ऑटोमेटिकली सेंटर पे मेरे पास कंपोनेंट आ गया। पैडिंग मींस कंपोनेंट के बॉर्डर के अंदर का जो स्पेस है उसको हम डील कर रहे हैं, उसको मैंने 12 पिक्सल्स कर दिया कि चारों तरफ से 12 पिक्सल्स का उसने गैप ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास एक बटन की सूरत में कंपोनेंट नजर आने लग गया। हमने कह दिया बड़ा जबरदस्त कहानी हो गई। अब इसमें मुझे मेन्यू का सिस्टम बनाना है। मेन्यू सिस्टम बनाने के लिए मैं दोबारा वही करूंगा कि यार अनऑर्डर्ड लिस्ट में जाओ, मेन्यू में जाओ, लिस्ट आइटम में जाओ, एक टैग है एंकर का, कॉलन हॉवर कर दो। अब हमने यहां पे एक चीज यूज की है कॉलन हॉवर की। ये कॉलन हॉवर क्या हुआ, कॉलन हॉवर रेफर करता है हमारे पास इवेंट्स को, सीएसएस की जबान में स्टेट्स कहते हैं। हॉवर बेसिकली एक इवेंट है, जैसे माउस क्लिक करना, माउस प्रेस करना वगैरह वगैरह। यहां पे मैंने बता दिया कि यार जब मैं इस एंकर टैग के ऊपर अपने माउस को हॉवर करूं तो उसके नतीजे में इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो तुम, अरे यार बैकग्राउंड कलर जो होगा वो चेंज करके फॉर एग्जांपल व्हाइट कर दो। ठीक है, तो अब जैसे इसको मैंने सेव किया, मैंने कर्सर आया तो बैकग्राउंड कलर उसका व्हाइट होना शुरू हो गया। नाउ इट अपीयर्स लाइक अ लिंक। मैंने कह दिया व्हाइट नहीं करते, फॉर एग्जांपल इसका आई थिंक #888 करते हैं। आई थिंक 888 है लाइट ग्रे करने का। ठीक है, यूजुअली हैश अगर हम 111 करेंगे तो ये डार्क ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। फिर 1 2 लाइट 3 4 5 6 7 नंबर आप बढ़ाते जाओगे इसमें तो वो लाइट ग्रे हमारे पास होता जाएगा। तो अगर आपने और इसको ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने इसको 8999 कर दिया। ठीक है, तो दिस विल बेसिकली मीन कि लाइट ग्रे हो जाएगा। हमने कह दिया बहुत अच्छा हो गया। तो अब मेरे पास मेन्यू काम करने लग गया। फिर इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर कलर दे दिया कि जब कर्सर इसके ऊपर आए तो टेक्स्ट इसका जो होगा वो फॉर एग्जांपल ब्लैक हो जाए। तो अब जैसे ही आएगा तो टेक्स्ट इसका ब्लैक हो गया, टेक्स्ट इसका ब्लैक हो गया, टेक्स्ट ब्लैक हो गया, मेन्यूज हमारे पास बनना स्टार्ट हो गया। ठीक, ये चीज कैसे बनाई, डायरेक्टली हमने इस तरह किया। अगेन ये एक तरीका है। ये जो हमने अभी यहां पे हरकत की है थोड़ा सा ये समझे क्लास से डायरेक्ट आ जाते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर्स को हमने यूज किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्लास और क्लास के अंदर उसके ऑब्जेक्ट्स को।
अगर आप चाहो तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कोई भी हरकत नहीं करूं, इन अदर वर्ड्स मैंने ये यहां पर आ जाते हैं एक और लिंक के अंदर, मैंने डायरेक्ट ए टैग बनाया, ठीक है, एच रेफरेंस दिया, इज इक्वल्स टू लिंक बना दिया हैश का, और इसको मैंने नाम दे दिया होम का, तो ये मेरे पास होम का बटन इधर आ गया, ठीक है। अब इसी को मैं यहां पर आके कह देता हूं कि यार ए टैग को रेफर करो और इस ए टैग को इस्तेमाल करो, लेकिन अब ये कौन सा ए टैग होगा, तो इसीलिए हमने यहां पे आके फिर इसको मुझे क्लास या कोई डिव बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप लिंक्स के अंदर, क्योंकि हम कोड के अंदर बहुत सारे एंकर टैग्स इस्तेमाल करेंगे, उनकी सीक्वेंस हमारे पास, उनका स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत मुख्तलिफ तरीकों से आ जाता है, तो यहां पे बेहतर ये रहता है कि फिर हम उसको जो है एक डिव के अंदर रखें और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखकर उसको लिस्ट किया जाए। लास्ट टाइम हमने टेबल में किया था, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में करो, आप इसको डायरेक्टली डिव बना के उसके अंदर रख दो, ठीक है। डिव बना के रखा और फिर इस डिव के थ्रू उसको रिफ के यूज किया, तो डिव डॉट क्लास नेम स्पेस ए, तब भी आपका काम सही चलेगा। अब ये डिजाइनिंग एलिमेंट्स हैं, मैंने जो आगे एग्जांपल्स दिए हैं हर किसी में डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। ये एक कॉमन तरीका है, ये इसीलिए कॉमन तरीका हम अडॉप्ट करते हैं क्योंकि आगे जब हम बूटस्ट्रैप में जाते हैं या जब हम नेट से टेम्पलेट्स पढ़ते हैं तो अक्सर औकात उनमें यही स्ट्रक्चर मिलता है, तो उन चीजों को समझना जरा आसान हो जाता है कि यार ये काम हो क्या रहा है। ये बेसिकली हमारे पास एक CSS बनना स्टार्ट हो गई। अब क्या हुआ, पेज की डिजाइनिंग आना शुरू हुई, तो हमारे पास मेन्यूज आ गए, राइट साइड पे लिंक्स आ गए, कर्सर मूव हो रहा है, जब इन पे मैं क्लिक करूंगा तो कंटेंट आ जाएगा। अब इसके बाद मैं इसमें अंदर आके एक और डिव बनाएंगे और राइट साइड पे कंपोनेंट्स को स्ट्रक्चर करना स्टार्ट करेंगे, वहां भी सेम कॉन्सेप्ट। अब जो पैराग्राफ रखने हैं, जो हेडिंग्स डालनी है, जो 3 कॉलम स्ट्रक्चर्स मुझे देने हैं, उसके अंदर भी हम फिर यही चीज करते हैं कि मुझे अब जैसे मैं लिंक्स को मुझे लिंक्स को जो है वो स्ट्रेट रो में जाके रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लिंक को लेफ्ट पे फ्लोट किया था, एक को मुझे राइट पे फ्लोट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। इसी तरीके से नीचे का कंटेंट, फिर ये 3 कॉलम स्ट्रक्चर, तो ये अलग डिव बना, ये अलग डिव बना, ये अलग डिव बना, ये 3 अलग अलग डिव बनेंगे। तीनों को फिर हम CSS के थ्रू कंट्रोल करेंगे कि ये मुझे तीनों एक साथ नजर आए। अगेन मैंने थोड़ा सा कोड दिया हुआ है, यहां तक थोड़ी बात उम्मीद है कि समझ में आई होगी, वरना फिर इसको नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा और फिर इसको हम यहाँ पे फिनिश अप करेंगे, ठीक है। बात यहां तक थोड़ी क्लियर हुई? ओके, अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको पूरी चीज ज़हनशीन बैठे, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने इसका मैनुअल ऑलरेडी बना दिया है, मैं आपको मैनुअल शेयर कर दूंगा ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये याद नहीं बैठते, कभी कभी सेटिंग्स मुझे भी याद नहीं बैठती, इसीलिए मैं ये रेफरेंस के तौर पे मैं अपने लिए भी लाया था कि अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो मुझे पता हो कि क्या करना है, ठीक है। तो यही चीज हम यूजली रख रहे होते हैं। यस, वंस ट्वाइस 3-4 दफा प्रैक्टिस होती है, मेन्यूज ऐसे हैं कि हम बार बार बनाते रहते हैं तो ज़हनशीन हो जाती है कि क्या चीज हमें कैसे करनी है, ठीक है। ये मेन्यूज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डू ट्राई टू गो थ्रू देम। इस क्लास को फिर हम नेक्स्ट क्लास में बेटा पहली चीज मैंने वही कहा जो मैंने अभी ये कोड किया हुआ है, इसका मैंने ये वर्ड में पूरा प्रोजेक्ट एक बनाया हुआ है। इस तरह की ये एक वेबसाइट है, 4 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, चारों के मेन्यूज मैंने बनाए हुए हैं, ये पूरे कोड के साथ, CSS के साथ, ठीक है। तो ये एक पहला प्रोजेक्ट था। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल जो अगला एक प्रोजेक्ट आएंगे अगले 2, उसमें भी हम इसी तरीके से पूरी CSS कोडिंग और ये इस तरह के पूरे स्ट्रक्चर मैंने दिए हैं। तो वी विल बी डिजाइनिंग दिस आगे की 2-3 क्लासेस के अंदर, अब हम थोड़ा सा करेंगे। सबके अंदर इसी तर्ज पर बेसिक काम हो रहा है, हेडर देना है, सेकंड हेडर आएगा, मेन्यूज आएंगे, फिर हमारे पास टाइटल, हेडर और ये पूरा एक ब्लॉक ऑफ कोड एक बनेगा, फिर इसका कोड रिपीट होता है, राइट साइड का मेन्यू। अब ये CSS की डिजाइनिंग है, सारा काम जो होगा वो वही डिव के अंदर पैडिंग, मार्जिन, डिस्प्ले, ब्लॉक, स्टाइल, अंडरलाइन, टेक्स्ट, इन्हीं प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन हमारे पास है। The more we use it, the better we get and we try to remember everything, ठीक है। Yes, ये मेन्यूज मैंने इसीलिए बनाए हैं कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेन्यूज में आपके जो हमारा ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर ये चारों मेन्यूज ड्रॉप कर दूंगा, यू कैन यूज इट फ्रॉम दैट, ठीक है। ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो आपके पास आ जाएंगे, वहां पे हो जाएगा। ग्रुप में मैंने CSS का एक नोट्स की बुक अलग शेयर की है, HTML का अलग किया है, उसके अंदर भी बहुत अच्छी नोट्स की बुक्स है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है,
डू रेफर इट टू दैट, आपको बहुत उसमें भी काफी सारी चीजें हेल्पफुल हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीजें करना हमारे लिए भी मुश्किल है। ठीक है, डिव यही रहा बचा। अभी हमने हेडिंग के क्या किया, डिव बना दिया। डिव इज जस्ट एन एम्प्टी ब्लॉक, बस डिव एक एम्प्टी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है और कुछ काम नहीं है। उसका काम तब आता है जब मैं इस तरीके से एक एम्प्टी ब्लॉक बना के उसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट कंपोनेंट्स रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल जब यहां पे भी हम आ जाएंगे ना, तो अब ये एक पूरा सेक्शन आ गया, टाइटल हेडर आ गया। ठीक है, आई थिंक शायद ये मैंने खोल के रखी होगी वेबसाइट, पता नहीं कहां चली गई। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये पूरा एक कार्ड बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा एक कार्ड बना हुआ है। कार्ड के अंदर टाइटल आया, सब टाइटल आया, डेट का एक पैरामीटर आता है, फिर एक इमेज आ जाती है, टेक्स्ट आ गया। ठीक, अब हम डिव बेसिकली बनाते हैं इस एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए। डिव एक एम्प्टी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर हम कंटेंट डालते हैं स्ट्रक्चरिंग के लिए। बस जैसे ये वाला आ गया ना, तो ये राइट का एक मेन्यू आ जाएगा। अब इसके अंदर हेडिंग भी आ रही है, पैराग्राफ भी आ रहा है, अभी 4-5 टैग्स अलग आएंगे। हेडिंग भी आएगी, इमेज भी आएगा, हेडिंग 2 भी आएगी, नीचे सम टेक्स्ट भी आ गया, डेट भी आ गया। तो अब ये चारों टेक्स्ट को इकट्ठा ग्रुप करने के लिए मैं डिव का इस्तेमाल करूंगा, ब्लॉक बना दूंगा, मैं ब्लॉक की कोडिंग करूंगा। बस डिव का इतना सा काम है, ग्रुप करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, यू सिंपली समझो, डिव इस्तेमाल हो रहा है ग्रुप करने के लिए। ये जैसे पूरा एक कार्ड बना, तो ये पूरा एक कार्ड, इसके अंदर हेडिंग भी आई, सब हेडिंग भी आई, डेट का पैरामीटर आ जाएगा, इमेज आ गई, फिर नीचे तीसरी सब हेडिंग आई, ये टेक्स्ट आ गया। हो सकता है कि यहां पे मैं शेयरिंग के बटन दे दूं, शेयर ऑन अ फेसबुक, रीड मोर वगैरह वगैरह। तो अब ये 7-8 टैग्स आ गए, इनको हम अलग अलग नहीं रखते, इनको पूरे को उठा के ग्रुप कर दिया डिव के अंदर। तो ये एक डिव एक पूरा ग्रुप ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। उस डिव के अंदर ये एक सेक्शन बना। अब जहां पे मुझे सेक्शन रिपीट करना है, मैं वो पूरा डिव कॉपी करूंगा, तो ये दूसरा सेक्शन मेरे पास बन जाएगा। फिर ये तीसरा सेक्शन बनाना है, ये पूरा डिव कॉपी किया तो तीसरा बन गया। इसी तरह फुटर आ गया। अब फुटर के अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो मैंने फुटर का एक डिव बना दिया। उसके अंदर अब जितनी चीजें जाएंगी फुटर में जाएगा, और मैं उसको पूरा कंट्रोल करूंगा। तो ये एक ग्रुप आ गया, एम्प्टी ब्लॉक जिसे हम कहते हैं सीएसएस की जबान में। बस इसका और कोई विजुअल नहीं। लेकिन क्योंकि यस हम बहुत सारे, अब जैसे यहां पर आ गया पॉपुलर पोस्ट, तो इसका अलग एक पूरा सेक्शन बना। फॉलो मी करके यहां पे एक अलग से पूरा टैग अलग बना। तो ये अलग अलग छोटे छोटे सेक्शंस हैं, उसमें एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल टैग्स हैं। तो वो ग्रुप करने के लिए डिव बनाया, डिव के अंदर मल्टीपल टैग्स रखे, तो वो एक पूरा ग्रुप हमारे पास बनकर अलग आ गया। ठीक है, चलें यहां तक बात क्लियर हुई? कोई और क्वेश्चन? वंडरफुल काम हो गई। ठीक है बच्चा, तो इंशाल्लाह फिर फ्राइडे वाले दिन अपनी अलग क्लास है, फिर फ्राइडे को मिलते हैं।